नमस्कार, मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। देश भर में बुधवार को संत रविदास की जयंती मनाई गई। चुनावी राजनीति में यह दिन बेहद अहम रहा क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी पंजाब के प्रमुख नेताओं का रास्ता एक ही मंदिर की ओर जाता दिखा और वो है संत रविदास का मंदिर। मध्यकालीन कवि एवं समाज सुधारक संत रविदास ने अपने दोहों और उपदेशों के माध्यम से जाति आधारित सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संदेश दिया था। लेकिन आज के समय में संत रविदास की जयंती का न सिर्फ धार्मिक बल्कि राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। आपको बता दें कि संत कवि रविदास के अनुयायी देश भर में हैं। इनमें दलित समुदाय के लोगों की बड़ी संख्या है। इसी क्रम में यूपी और पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी सियासी दलों के नेता संत रविदास का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए, क्योंकि दलित राजनीति का पंजाब और यूपी में बहुत महत्व है और चुनावी मौसम में संत रविदास की जयंती ने नेताओं को इसे भुनाने का मौका भी दे दिया। ऐसे में सभी दलों की ओर से दलित समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश जारी रही। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने महिलाओं के साथ कीर्तन भी किया, साथ ही वो महिलाओं के कीर्तन के बीच मंजीरा बजाते भी नजर आए। इसके अलावा बुधवार की भोर में पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी सबसे पहले वाराणसी पहुंचे और सीर गोवर्धन में मत्था टेककर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी। इसके कुछ ही घंटे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी पहुंचे और सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और पूजा अर्चना के बाद लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बुधवार को रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी पहुंचकर संत रविदास को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने भी बुधवार को संत रविदास की जयंती पर काशी स्थित रविदास मंदिर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव ने भी बुधवार को संत रविदास की जयंती पर उन्हें ट्विटर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी तथा देश दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों की बधाई भी दी। तो वहीं केजरीवाल ने इस दिन दिल्ली में सरकारी अवकाश घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर संत रविदास को लेकर सभी सियासी दल इतने सजग क्यों हैं? इस जयंती पर नेताओं का जमावड़ा क्या कहता है और खासकर चुनाव से पहले नेताओं की इस पूजा पाठ पॉलिटिक्स के पीछे का कारण आखिर क्या है? दरअसल पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक दलों ने संत के प्रति अपनी आस्था दिखाई और श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि राज्य में चुनावी परिणाम को प्रभावित करने में दलित मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक विश्लेषकों ने दलील दी है कि विधानसभा चुनाव की वजह से दलित समाज को प्रभावित करने के लिए ही राजनीतिक दलों में वाराणसी जाने की होड़ मची रही। असल में दलित समाज के संत रविदास का सीधा कनेक्शन पंजाब और यूपी से है। अकेले पंजाब में हर साल संत रविदास की जयंती पर लाखों दलित समुदाय के लोग बनारस पहुंचते हैं। बनारस संत रविदास की जन्मस्थली और कर्मस्थली रही है और इस बार संत रविदास की जयंती 16 फरवरी को पंजाब और यूपी के चुनावों के बीच में पड़ गई। यूपी में जहां तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को है, वहीं पंजाब की सभी 117 सीटों पर वोटिंग भी 20 फरवरी को है। इसी कारण से सभी नेताओं के बीच संत रविदास के दर्शन की होड़ मची रही। साथ ही आपको बता दें कि पंजाब में चुनाव आयोग ने पहले 14 फरवरी को वोटिंग तय की थी, लेकिन 16 फरवरी को संत रविदास जयंती होने के कारण सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से एक सुर में चुनाव टालने की अपील की थी, क्योंकि चुनावी मौसम में दलित समाज की नाराजगी मोल लेने का कोई भी दल खतरा नहीं ले सकता था। हर साल पंजाब से रविदासियों के प्रमुख डेरे सचखंड बालन की ओर से चलाई जाने वाली एक विशेष ट्रेन से भी बड़ी संख्या में लोग बनारस पहुंचते हैं। ऐसे में चुनाव के समय बड़ी संख्या में वोटरों के पंजाब में मौजूद नहीं रहने की आशंका थी। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव टालने की मांग की थी और उसी आधार पर चुनाव आयोग ने 20 फरवरी की नई तारीख का ऐलान किया। अब रविदास जयंती की राजनीतिक महत्ता और इससे जुड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की 2.7 करोड़ जनसंख्या में दलित आबादी का हिस्सा 32% के करीब है। यह किसी भी भारतीय राज्य में सबसे अधिक है।
इनके मुकाबले पंजाब में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रमुख जाट सिखों की आबादी 20% ही है। साथ ही 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा की 23 सीटें दोआब क्षेत्र से आती हैं, जहां पर रविदास समाज के ही 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब में दलित समाज की 32% आबादी तो है ही। इसी वजह से राज्य की करीब 45 से 50 सीटों पर दलित समाज का सीधा प्रभाव है। साथ ही राज्य में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी की गई हैं। ऐसे में कोई भी दल पंजाब में दलित समाज की अनदेखी नहीं कर सकता। इसी कारण से इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलते हुए न केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू की दावेदारी को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। अब पंजाब के बाद बात अगर यूपी की करें तो पंजाब की तरह यूपी में भी दलित राजनीति का बेहद महत्व है। यूपी में भी दलितों की आबादी 21% के करीब है। प्रदेश की 403 में से 84 विधानसभा सीटें दलित समुदाय के लिए आरक्षित हैं और यह इतिहास रहा है कि जिसे दलित वोटरों का साथ मिला है उसकी सरकार बननी तय है। जैसा कि 2017 में भाजपा को 84 में से 70 सीटें मिली थी, इसी तरह 2012 में सपा को 58 और 2007 में बसपा को 67 सीटें मिली थी। साथ ही राज्य में 20 जिले ऐसे भी हैं जहां पर 25% से ज्यादा दलित आबादी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नेताओं की पूजा पाठ पॉलिटिक्स के पीछे का कारण दलित वोट बैंक है। अब देखना है कि नेताओं का यह चुनावी दाव पंजाब और यूपी में किसके काम आता है। लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि दलितों के नाम पर हमारे देश में राजनीति खूब होती रही है, साथ ही उनका वोट भी हर राजनीतिक दल चाहता है, मगर उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान कौन करेगा? ये सवाल हमेशा की तरह आज भी बना हुआ है, क्योंकि दलित सिर्फ वोट बैंक नहीं है, इस देश के आम नागरिक हैं जिन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त याद करना सही नहीं है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर पर। बात पंजाब की हो रही है तो बीते दिनों पंजाब के रूपनगर के चुनावी रैली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दिए एक बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। उनका ये बयान कि यूपी, बिहार और दिल्ली के भैये पंजाब में राज करना चाहते हैं और उन्हें घुसने नहीं देना है, पर विवाद छिड़ गया है। यही नहीं, इस दौरान प्रियंका गांधी की हंसी पर कांग्रेस फंसी दिखाई दे रही है। सीएम चन्नी के इस बयान पर भाजपा और आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीएम चन्नी के साथ साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मंच से पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका वाड्रा बगल में खड़ी होकर हंस रही हैं, तालियां बजा रही हैं। उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या ऐसे कांग्रेस देश और यूपी का विकास करेगी, लोगों को आपस में लड़ाकर? आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी चन्नी की कथित टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है, हम किसी भी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के उद्देश्य से टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी से है, इसीलिए वो भी भैया हुई। इसके साथ अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पंजाब के सीएम पर निशाना साधा। नीतीश ने गुरुवार को कहा कि इस तरह का बयान सुनकर वह हैरान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के विकास में बिहार के लोगों का योगदान कितना है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इतना ही नहीं, इस विवाद पर अब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी चन्नी को उनके बयान के लिए निशाने पर ले लिया है। प्रधानमंत्री के बयान को बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया, जिसमें लिखा गया कि कल ही हमने संत रविदास जी की जयंती मनाई है। वो कहाँ पैदा हुए? उत्तर प्रदेश में, बनारस में। क्या आप संत रविदास जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, बिहार में। क्या आप गुरु गोविंद जी को भी पंजाब से निकाल देंगे? इसी के साथ बसपा प्रमुख मायावती जी ने भी इस बयान की बड़ी निंदा की और ट्वीट किया कि पंजाब के कांग्रेसी सीएम ने शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यूपी व बिहार के लोगों का जिस प्रकार से अपमान किया है वह अति शर्मनाक है। ऐसे में इन दोनों राज्यों के लोग कांग्रेस को पंजाब व यूपी में भी हो रही विधानसभा आम चुनाव में जरूर सबक सिखाएं। बिहार के लोग भी इसका जरूर उचित संज्ञान लें। बात यूपी बिहार के लोगों की उठी है तो अगली खबर भी यूपी से ही है।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2 दौर की वोटिंग हो चुकी है और अभी 5 अहम दौर बाकी हैं। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी भी लगातार धार पकड़ती जा रही है। इस बीच बुधवार को कन्नौज के तिरवा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव पुलिस वालों पर बरस पड़े। मंच के पास खड़ी भीड़ को हटाने की कोशिश कर रही पुलिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। नौकरियों को भरने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। उन नौकरियों को भी भरने का काम करेंगे। ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? अखिलेश यादव के पुलिस कर्मियों पर इस प्रकार की टिप्पणी करने को लेकर अब ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी पार्टियों के समर्थक इस वीडियो को लेकर अखिलेश यादव की आलोचना भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि इतनी भी बौखलाहट ठीक नहीं है, हर चीज की मर्यादा होती है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि भाषा सुनिए, यूपी पुलिस इनकी नौकर है क्या? तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इनके यही संस्कार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के विवादित बयानबाजी का सिलसिला लगातार ही जारी है। इसका एक और उदाहरण पेश करते हुए अब हरदोई की सवायजपुर सीट से बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया। बुधवार 16 फरवरी को उनकी एक सभा के दौरान एक ग्रामीण ने उनसे सवाल पूछ दिया। इस पर विधायक जी इतना बौखला गए कि उन्होंने उसे दलाल ठहरा दिया और जेल भेजने की धमकी भी दे दी। तो पढ़ने वाले नौजवानों को ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत हो, कोई माँ बाप मोबाइल नहीं दे पा रहे हैं, टैबलेट नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार आपको पढ़ने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और मोबाइल और लैपटॉप सब मुहैया कराएगी। ये भरोसा सरकार ने दिया। हमारे किसान सम्मान निधि, पेंशन मजदूरों के लिए भत्ता 5,000 रुपए महीने में आ रहा है। अब तुम्हारे जैसे दलालों के पास नहीं पहुंचता होगा, हर आदमी के पास आ रहा है। 4.5 लोगों के पास पहुंच रहा होगा। उत्तर प्रदेश में इसको बुला पुलिस को, अब इसकी सुना दे 2 मिनट में। माधवेंद्र प्रताप सिंह को हरदोई जिले में दबंग छवि का विधायक माना जाता है। वे इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद विधायक की क्षेत्र में खूब आलोचना भी हुई। इसी बीच बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। यहाँ के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। करीब 1.5 दर्जन महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर सामने आई। पुलिस के अनुसार नौरंगिया ग्राम सभा के स्कूल टोले पर बुधवार की रात करीब 9 बजे एक मांगलिक कार्यक्रम में कुआं पूजन की रस्म के लिए महिलाएं व बच्चियां इकट्ठा हुई थी। कुआं पानी से भरा हुआ था और भीड़ अधिक थी। बच्चियां व महिलाएं कुएं की मुंडेर और कुएं पर बने चबूतरे पर बैठी थीं। कहा जा रहा है कि कुएं का चबूतरा कमजोर होने की वजह से टूट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बच्चियां व महिलाएं कुएं में गिर गईं। उन्हें बचाने में भी कई महिलाएं कुएं में जा गिरी। अब तक कुएं में से 13 लाशें निकाली गई हैं। आशंका है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है। दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 10 बार फोन करने के बावजूद भी एक भी एम्बुलेंस करीब 1.5 घंटे तक घटना स्थल पर नहीं पहुंची, जबकि घटना स्थल से अस्पताल की दूरी महज 3 किलोमीटर थी। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी और हादसे के बाद गांव वालों ने टॉर्च के जरिए ही बचाव के कार्य को शुरू कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी व डॉक्टरों की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है। साथ ही पीएम ने पीड़ित परिवार के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य संचालित कराने और घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही कुएं में अभी और लोगों के फंसे होने की भी सूचना है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी बीच कुशीनगर के डीएम ने ऐलान किया कि हादसे में मरने वालों के परिवारजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मैं निहारिका यादव और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।